कैफ पहला दिन चल मुबारक हो, आप यहाँ तक आ गए। आगे का सफ़र भी खैर खैरियत से जारी रहे। ठीक है, तो जैसे पीआरसी से आए हैं वैसे कैफ से भी जल्द से जल्द अगली 2 अटैम्प्ट में निकल जाए, है ना। अच्छा, पहले जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि अभी अप्रूव तो हो गई है स्कीम, ठीक है, गज़ट नहीं आया। जब तक गज़ट ना आए, उसको कहते हैं ऑफिशियल गज़ट, लिखा हुआ ब्लैक एंड वाइट में, तब तक वो कानून लगता नहीं। वो जिस टाइम आया उस वक्त से फैसला हो जाएगा कि अब नई स्कीम, ठीक है। लेकिन जो FAR 1 है वो उसमें कोई चेंज नहीं, आई थिंक जो बीला है वो वैसे का वैसा है, और आपका टैक्स भी वो वैसे का वैसा है। एक पेपर है वो कॉस्ट वाला है, अब वो कॉस्ट वाला पेपर होता है या कौन से वाला जो है वो डाटा वाला, ठीक है। तो ये डिसाइड हो जाएगा आने वाले कुछ एक दिनों में, मेरे ख्याल में शायद वो पेपर तब स्टार्ट होगा, ठीक है। तो तब तक बाकी आपका सब्जेक्ट है, टैक्स है, FAR 1 है और बीला है। बीला के साथ सीला वो शायद साहब बताएंगे, तो बीला वाला पोर्शन तो आना ही आना है, ठीक है। तो वो पढ़ाना शुरू कर दें, जो आपका टाइम है वो तो ज़ाय ना करें, ठीक है। ये पहली बात होगी। दूसरी, कैफ 2 टैक्स, इसमें कोई ख़ास चेंज नहीं है। चेंज आती हैं इसमें बजट के साथ, बजट आता है उसके बाद फाइनेंस एक्ट आता है, ठीक है, उसकी वजह से चेंज आती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कि हमें इस सब्जेक्ट से बारे में कोई मसला नहीं, कोई एम्बिग्युइटी नहीं, पहले दिन से ही हम इसको क्या करें, पढ़ना शुरू कर दें, ठीक हो गया। चले, कैफ 2 और इसको कहते हैं टैक्स, बेसिकली कहते हैं टैक्स प्रैक्टिसेस, ठीक है। टैक्स की प्रैक्टिस के बारे में आपको बताने चाह रहे हैं। थोड़ा बहुत आपको पता है टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, प्रोपोर्शनेट, प्रोग्रेसिव, ठीक है, और रिग्रेसिव, ये वो आपको थोड़ा बहुत पता है। थोड़ा बहुत इतना आपको इकोनॉमिक्स में से पता है, जनाब एक फिजिकल पॉलिसी होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है। फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट अपने खर्चे और गवर्नमेंट आपका रेवेन्यू, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है वो तरह एक टैक्स और एक नॉन टैक्स। तो हम किसके बारे में, प्योरली टैक्स के बारे में पढ़ें। जब टैक्स की बात करते हैं तो बहुत सारे टैक्स होते हैं, ठीक है। उनमें से जैसे इनकम टैक्स, ठीक है, इसी तरह से सेल्स टैक्स, ठीक है, इस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स, फिर FAD, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, और इसी तरह से कस्टम टैक्स, और पता नहीं कितनी तरह के टैक्स, ठीक है। हमारे सिलेबस में इनकम टैक्स है, ठीक है, और सेल्स टैक्स है। ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये हम फाइनल में पढ़ेंगे, और ये भी पता नहीं क्या। तो हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे, और बेटा कौन से वाला, क्या, सेल्स टैक्स। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, से इनकम टैक्स के कोई 240 सेक्शन है, ठीक है। उसमें से हम ऑलमोस्ट हाफ पढ़ेंगे, और बाकी हाफ जाके हम कहाँ पे पढ़ेंगे, फाइनल में। तो इनकम टैक्स पढ़ेंगे, पर सारे सेक्शन नहीं पढ़ेंगे, कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे, कुछ जहाँ पे किधर जाके जो है जो आगे CFAP। जब सेल्स टैक्स की बात, यहाँ इनकम टैक्स क्लियर होगी। अच्छा, इनकम टैक्स में 2 कानून है, एक है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, याद नहीं करने, बस ये आपकी क्लैरिफिकेशन की। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये मेन कानून है, ठीक है। और फिर इसी की एक्सप्लेनेशन है, उसको कहते हैं इनकम टैक्स रूल्स 2006 आई थिंक। क्लियर हो गया। तो ये मेन है, जो मैंने बोला ना 240 सेक्शन है, वो किसके है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की। वो ऑर्डिनेंस में से जिस बात की समझ ना आए या फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो वो कहाँ पे पढ़ते हैं, इनकम टैक्स रूल्स में। क्लियर हो गया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और इनकम टैक्स रूल्स, यहाँ तक क्लियर। हमने गवर्नमेंट के रेवेन्यू पढ़े, गवर्नमेंट के हमने जो है वो पढ़े, एक्सपेंसेस पढ़े, और फिर सारी बातें एक ओवरऑल हम पढ़ते रहे। अब हम जनाब प्रॉपरली एक चीज को सेट करने लगे, और वो कौन से वाला, टैक्स, कैफ 2, और इसका नाम है टैक्स प्रैक्टिसेस। यार ये रेड वाला पेन ला दे, ये किसी खाते का। टैक्स प्रैक्टिसेस,
टैक्स प्रैक्टिस जब हम बात करते हैं तो टैक्स में तो बहुत सारे टैक्सेस हैं। नंबर 1 इनकम टैक्स, नंबर 2 सेल्स टैक्स, नंबर 3 प्रॉपर्टी टैक्स, नंबर 4 फेडरल एक्साइज ड्यूटी, इसी तरह से कस्टम, इसी तरह से बहुत सारे। उनमें से 2 हमारे सिलेबस में है। कौन से वाला? एक इनकम टैक्स है और एक कौन से वाला? ये 2 हमारे सिलेबस में है, इनको हमने पढ़ना है। लेकिन इनकम टैक्स में जब हम बात करते हैं तो 2 मेन कानून है, एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और एक है इनकम टैक्स रूल्स 2006। इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या ये सारे का सारे? नहीं, इसके तकरीबन 240-42 सेक्शन है, उनमें से तकरीबन आधे हम यहाँ पे पढ़ेंगे, आधे हम जो है हम आगे जाके पढ़ेंगे। आगे जाके मतलब सी फैब में, यहाँ तक ओके, सी फैब में पढ़ेंगे। सी फैब में जब हम पढ़ेंगे तो हमारे ये वाले सेक्शन भी होंगे और बाकी भी होंगे। बेटा साथ साथ हो जाए, जगह देते जाए, ठीक है, आने वाले को जगह देते जाए। ले जी, ये हमें समझ गया। इसका मतलब इनकम टैक्स में जो नहीं पढ़ेंगे वो तो हमें नहीं पता। नहीं, क्या हमें पता होगा कौन से सेक्शन? हमें सेक्शन याद करने की जरूरत ही नहीं, हमें उनकी हेडिंग याद करेंगे, उनके अकॉर्डिंग जब साथ हो जाए जल्दी से तैयारी कर ले। इनकम टैक्स के बारे में हम क्लियर हैं, 2 कानून और उनमें से भी ऑलमोस्ट आधा जो हम पढ़ेंगे बस वही होगा। आपको जो नहीं पढ़ेंगे वो याद करने की जरूरत नहीं, ना आपको बताने की जरूरत है, बस ऐसे कह रहा हूं। इनकम टैक्स ऑडिट में से कुछ पोर्शन हम पढ़ेंगे, कुछ आगे जाके पढ़ेंगे। ये क्लियर हो गया जी। अब आते हैं सेल्स टैक्स की तरफ। जब हम बात करते हैं सेल्स टैक्स की, ठीक है, सेल्स टैक्स की, तो उसमें 2 तरह के हैं। एक है सेल्स टैक्स जो गुड्स पे लगता है, एक है सेल्स टैक्स, ये तो हमने पढ़ना ही नहीं, पता है ना। फेडरल एक्साइज ड्यूटी नहीं पढ़नी हमने, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पढ़ना हमने, कुछ नहीं पढ़ना, बाकी नहीं पढ़ना हमने। सेल्स टैक्स पढ़ना, इनकम टैक्स हमारा करियर सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स में हम एक लगता है गुड्स पे, एक लगता है सर्विसेज पे। क्लियर? हमने सर्विसेज नहीं पढ़ना, हमने सी फैब में पढ़ना। तो हमने सेल्स टैक्स कौन से वाला? गुड्स वाला यहां पे पढ़ना। गुड्स, जब हम गुड्स की बात करते हैं तो इस पे 2 कानून है। एक है सेल्स टैक्स एक्ट, ये मेन कानून है। जैसे इधर कौन से वाला है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स एक्ट, ठीक है, और ये 1990 है, ठीक है। इसी तरह से फिर होंगे इसको एक्सप्लेनेशन के लिए सेल्स टैक्स के रूल्स। क्लियर हो गया? सेल्स टैक्स एक्ट और सेल्स टैक्स रूल्स, क्लियर हो गया? ये मेन की कुछ एक्सप्लेनेशन। इसमें से भी कुछ पोर्शन पढ़ेंगे से हाफ, ठीक है, और कुछ हम जाके किधर पढ़ेंगे? सी फैब। तब तक आपकी ट्रेनिंग हो चुकी होती है, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होता है आपको, तो कुछ जरा बेहतर हो जाता है आपके लिए। तो कुल मिला के अब हम बात करेंगे जनाब, इनकम टैक्स हमने पढ़ना है कुछ पोर्शन, 2 कानून, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और रूल्स, और इसी तरह से सेल्स टैक्स सर्विसेज वाला नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ गुड्स वाला। गुड्स सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और उसके कुछ रूल्स हैं। अंदर क्लियर है? हमें इसको रेज करने लगा हूं, हमें कुछ ना कुछ स्केच बन रहा है कि हमने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स जो हमने पढ़ना है, फिर उसी की बात करेंगे। जो नहीं पढ़ना वो तो सी फैब में है, हमारी बला से हमने उसको डिस्कस भी नहीं करना। इनकम टैक्स जब हम पढ़ते हैं तो इसको, ये चैप्टर 4 से शुरू होता है और चैप्टर तकरीबन 16 तक जाता है। ये चैप्टर्स हैं इसके। आज आपको मिला होगा चैप्टर 4A, ठीक है, मिला होगा किसी को, मैं ग्रुप में शेयर किया, ठीक है। चले, इनकम टैक्स, और ये वाला चैप्टर है 17 एंड 18, 2 चैप्टर। सेल्स टैक्स के 2 चैप्टर और इसके ऑलमोस्ट कोई 12-13 चैप्टर इनकम टैक्स के। इसका मतलब इनकम टैक्स का पोर्शन ज्यादा है और सेल्स टैक्स का कम है, ठीक है, ओके। फिर जो चैप्टर 1, 2, 3 है वो क्या बला है? वो है इंट्रोडक्शन, ठीक है। वो आपको छोटा थोड़ा इंट्रोडक्शन, जैसे एक चैप्टर में आपको बताएंगे टैक्सेस क्या होते हैं, गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्सेस लगाते हैं,
ठीक है। उसमें सेल्स टैक्स का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, थोड़ा फेडरल एक्साइज ड्यूटी का होगा, इनकम टैक्स का होगा, कैनन ऑफ टैक्सेशन पढ़ा था, थोड़ा बहुत उसके बारे में होगा। ये क्लियर हो गया एक चैप्टर। दूसरे चैप्टर में वो बनाएंगे कि जो टैक्स का पैसा आता है ये लगता कहाँ पे। बजट आता है, ठीक है, बजट से फिर जो है बहस होती है उस पर पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से फिर जनाब वो क्या बन जाता है, एक फाइनेंस एक्ट बन जाता है, वो फिर लग जाता है। क्या जो पैसे जो गवर्नमेंट के होते हैं, देखिए हमें चालान करते हैं, पैसे गवर्नमेंट के पास जाते हैं, किसी को अदालत से जुर्माना लगता है, पैसे गवर्नमेंट में जाते हैं। हम कोई भी चीज़ लेते हैं, सेल्स टैक्स होता है, वो पैसे जाते हैं, वो किस फंड में जाते हैं, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड उसको कहते हैं। उस फंड में क्या उस फंड से पैसे जाके जो भी मर्जी उठा ले, या कोई तरीका होता है, एक तरीका होता है वहाँ से पैसे निकालने का, तो वो कैसे होते हैं, किसकी मंजूरी चाहिए होती है, किसके साइन चाहिए होते हैं, कितने दिनों का फंड पहले आता है, एंड सो ऑन, वो दूसरे चैप्टर में। और तीसरे चैप्टर में हमें बताते हैं कि इखलाकियात, ठीक है, टैक्स पेयर को कैसा होना चाहिए, टैक्स बनाने वालों को कैसा होना चाहिए, टैक्स की जो प्रैक्टिस करने वाला है उसको कैसा होना चाहिए। तो बेसिक सिखाते हैं 1 2 3 चैप्टर में। और फिर शुरू होता है कौन से वाला, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स वो अगले चैप्टर्स तक चलता है, कितने तक, 16 तक। उसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, सेल्स टैक्स, वो 17 और 18 चैप्टर में। क्लियर हो गया। अब जब वेटेज की बात करें तो इसके हैं 10 मार्क्स, ठीक है, इसके 25 to 30 मार्क्स का आ जाता है। बाकी जितने भी हैं वो किधर आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। और हम शुरू करने लगे हैं कहाँ से, चैप्टर 4 से। 4A आपके पास है, बी भी होगा, छोटा एक चैप्टर है। 4A से हम स्टार्ट करने लगे हैं। जो मुझे पहले नहीं जानते, अक्सर आप में से मुझे पहले जानते हैं, मेरा नाम सजाद अहमद मलिक है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी से मेरा ताल्लुक़ तो है ही। मैं ACCA हूँ, मैं CFA लेवल 3 हूँ, मैं LLB हूँ, मैं इकनॉमिक्स में मतलब MPhil तो कह लें, PhD है मेरी, जो है मतलब स्टार्ट है उसमें इकनॉमिक्स में। 2-4 और डिग्रीज भी हैं मेरे पास। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ टैक्स की पिछले तकरीबन कोई 10-11 साल से, और ऑडिट की। तो 2 ही काम है मेरे, टैक्स और ऑडिट, उसकी प्रैक्टिस करना और उसी को पढ़ाना। एक अक्सर मैं कहता हूँ कि एक कहावत है इंग्लिश की कि अगर कोई आपको कोई काम पसंद है, आप वही काम करें तो सारी ज़िंदगी काम नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आपको जो पसंद है, जिसको खेलना पसंद है, उसको खेलने के पैसे मिल जाएं, वो खेलता भी रहेगा, पैसे कमाता रहेगा। मेरा भी यही है, मुझे पढ़ाना पसंद है, और पढ़ाने में भी कौन से वाला, टैक्स और ऑडिट। और यही काम मैं अपनी फर्म में जाके करता हूँ। मेरी फर्म में एक छोटी मोटी फर्म है मेरा एक ऑफिस लाहौर में है, लाहौर में है एक ऑफिस मेरा DHA, और एक बरकत मार्केट में, एक ऑफिस हमारा कराची में है, एक इस्लामाबाद में, एक ऑफिस हमारा शारजा में है, एक दुबई में, और एक रियाज में, ठीक है। रिसेंटली हमने अमेरिका और UAE में, अमेरिका और जो है UK में, USA और UK में हमने अभी ऑफिसेस बनाए हैं, तो उनके साथ भी काम चल रहे हैं। उधर भी टैक्स ऑडिट और इसी तरह से कंपनी फार्मेशन और इस तरह के काम होते हैं। नहीं जी, तो जहाँ तक टैक्स की बात की जाए तो टैक्स मैंने आपको पहले बताया 11-12 साल से पढ़ा भी रहे हैं, और टैक्स की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हाँ, मैं पंजाब जो है LLB हूँ, तो मैं जो है पंजाब टैक्स बार का मैं मेंबर हूँ, लाहौर टैक्स बार का भी मेंबर हूँ, और कुछ और फार्म भी हैं। मतलब एक इदारा है, जिस तरह से हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाले चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हैं, इस तरफ एक और इदारा है जो कि सिर्फ टैक्स से रिलेटेड जो है मैटर्स को डील करता है, तो मैं उसकी एग्जामिनेशन बॉडी का मेंबर भी हूँ, ठीक है। तो आपके लेवल तक इतना काफ़ी है। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4A, बेसिक कंसेप्ट ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। लिखा हुआ तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ टैक्सेशन है, लेकिन ज़्यादातर ये इनकम टैक्स के होंगे, क्योंकि बाकियों के तो कहाँ पे आ जाएंगे, 1 2 3 में, 1 2 3 चैप्टर में बाकी टैक्सेस के होंगे। तो ये कंसेप्ट कौन से वाले होंगे फिर, ज़्यादातर इनकम टैक्स के, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ टैक्सेशन, इनकम टैक्स, ठीक है। चलें, इसका पहला हम जो है टॉपिक आज तैयार करते हैं। जो स्टूडेंट आ नहीं सके उनको कोशिश करेंगे कि आज का लेक्चर तो मिल जाए ऑनलाइन ही, ठीक है। अगले लेक्चर जो है वो फिर उसकी गारंटी नहीं देते, कोशिश करें कि रेगुलर है। देखिए, कैफ मुश्किल है PRC से, ठीक है, PRC से मुश्किल है। PRC के अगर 2-3 पेपर इकट्ठे कर लें तो कैफ का एक पेपर है। आपने उसको इरेगुलर रह के छुट्टियां करके मजीद मुश्किल नहीं बनाना।
PR से आप कर चुके हैं मोस्टली आप में से, प्री रेक्विजिट कॉम्पिटेंसीज, ठीक है। CA में आने से पहले जो पहले सलाहियतें चाहिए वो आप में हो चुकी हैं। आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल आ गया, आपको बेसिक अकाउंटिंग आती है, बेसिक इकोनॉमिक्स आती है, बिजनेस को इंट्रोडक्शन टू बिजनेस दिया हुआ, हाँ आपको वो आती है, आपको थोड़ा बहुत लेटर लिखना, आपकी थोड़ी कंप्रीहेंशन बेहतर हो चुकी है, तो माशाल्लाह अब आप कैफ स्टार्ट करते हैं। कैफ का एक ही तरीका है, डेली आए, डेली का काम डेली करें, टेस्ट दें और अपने आप को कामयाब करें। आपसे पहले काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, आप तो वो गिने भी नहीं जाते कि जो 4 पेपर एक अटैम्प्ट में और 4 पेपर अगली अटैम्प्ट में करके फर्म में चले गए। बहुत सारी एग्जाम्पल है, तो आप भी कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि मेरे पास कोई कैब का इल्म नहीं है, यहाँ पे समझ ना आए हाथ खड़ा कर दें, सर समझ नहीं आई, पूरा टॉपिक दोबारा बता दूंगा। कोशिश करें जो घर जाके पढ़ें, और ज़ाहिर है इंसान है, कोई चीज़ अगर रह जाती है तो फिर अगले दिन आके क्लास शुरू होने से यानी लेक्चर शुरू होने से पहले आप क्वेश्चन कर लें, ताकि हम अगला टॉपिक यानी शुरू होने से पहले, नेक्स्ट नया टॉपिक शुरू होने से पहले अपने क्वेश्चन आंसर करें। पूछने पे कोई पाबंदी नहीं, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूँ कहीं दरमियान में अचानक से आपको याद आ जाए तो वो अलाउड नहीं है। वो टॉपिक कंप्लीट होने दें, उससे पहले क्वेश्चन करें, उसके बाद क्वेश्चन करें, जितना पूछेंगे आपको बताया जाएगा। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है टैक्स ईयर। लॉन्ग बैच का सबसे बड़ा फायदा ये है आपके पास टाइम मिल जाता है आपको, और लॉन्ग बैच का सबसे बड़ा नुकसान है आपको टाइम मिल जाता है। आप कहते हैं टाइम ही बड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, आप उसको नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो अगर आपने इस तरह से सोचना शुरू कर दिया कि बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, तो फिर नहीं, ये सोचना शुरू कर दे कि जल्दी जल्दी सिलेबस क्लियर करें, उसके बाद प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, टेस्ट दें, ताकि हमारी तैयारी बेहतर हो। तो ये वाली अप्रोच बेहतर है। आपके पास अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त चल रहा है, अगस्त पूरा आपके पास है, सितंबर में पेपर होंगे बच्चों के कैफ के, और सितंबर के एंड पे या अक्टूबर के स्टार्ट में आएंगे। तब तक आप 1.5 से 2 महीने आप लगा चुके होंगे, तो आपको चेंज करना पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए। 1.5 से 2 महीने आपसे वो पीछे रहेंगे, तो तकरीबन महीना एक पहले हम आपको उनसे पहले फ्री करेंगे। तो जब उनका सिलेबस कवर होगा तो आप सारे टेस्ट दे चुके होंगे, ठीक है। अभी ये हुआ है लॉन्ग बैच, उनके हमने टेस्ट दिलाए हैं, ठीक है, और उनकी मतलब सिलेबस कंप्लीट हुआ, बाकी सबका कंप्लीट हुआ है अभी यकम को, ठीक है। और उनको ये वाला महीना दिया है, कौन से वाला, ये अगस्त वाला तैयारी करें और सितंबर में पेपर दें। उनका सिलेबस कब खत्म हो चुका था? जुलाई के बिल्कुल पहले दिन ही ऑलमोस्ट। तो उनको जुलाई मिला, उनको अगस्त मिला, बाकी सारे बच्चों को सिर्फ अगस्त मिला। तो बड़ा फर्क है इस चीज से। अच्छा इतना फर्क पड़ा, उनकी रिवीजन हो गई, उनके टेस्ट लिए हमने, उनको हमने कैफ वाला तो करवा ही दिया था, हमने हमारे सिलेबस से रिलेटेड जो CFAB में क्वेश्चनिंग आती है, काफी सारे क्वेश्चन हमने उनको वो करवा दी। तो अब अगर आई कैप को मुश्किल भी पूछता है वो भी उनको आता है। ये नहीं कि उनको CFAB का सिलेबस करवाया, नहीं, हमारे सिलेबस, मैंने आपको बताया ना, ये भी पूछेंगे, ये वाला भी CFAB में पूछा है, लेकिन CFAB में लेवल थोड़ा सा डिफरेंट। तो आपके साथ भी यस ये ऐसा ही होगा, बस आपने साथ चलने, अल्लाह सबको कामयाब करें। नहीं जी स्टार्ट करते हैं टैक्स ईयर। टैक्स ईयर से पहले हम सीखते हैं कैलेंडर ईयर, जो आपको आता है। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर तक जाता है। 31 दिसंबर जब खत्म होता है 2025, तो हम क्या कहते हैं, कौन सा कैलेंडर ईयर है? 2025। 2025 जब सोचेंगे तो क्या कब शुरू होगा? 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा, और 31 दिसंबर, अगस्त नहीं, 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। इसको कहते हैं कैलेंडर ईयर। क्लियर हो गया? अब जरा सुनिएगा, अब आएगा नॉर्मल ईयर, और इसको मैं कहूंगा टैक्स ईयर, ठीक है, नॉर्मल टैक्स ईयर। जरा सुनिए, 1/7/2024 या 25 से स्टार्ट, जो भी कह, 2024 से स्टार्ट होगा, 30/25 को खत्म होगा। कितने महीने का है? 12 महीने। क्या नाम दें जिस कैलेंडर ईयर में उसकी लास्ट डेट आ रही है? किस कैलेंडर ईयर में पहली आ रही है? जो हमने इसको इग्नोर करना। 12 महीने का पीरियड जो खत्म होता है कब?
30 जून को, और नाम क्या रखना है, जिस कैलेंडर ईयर में उसकी लास्ट डे आता है, 30 जून जहां पे फॉल करता है उसको क्या कहते हैं, उसको उसका नाम दिया जाता है। तो ये भी क्या है, 2025, नॉर्मल टैक्स ईयर 2025। कहना क्या है, डेफिनेशन सुनिएगा। नॉर्मल टैक्स ईयर विच इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ एंड्स ऑन 30th जून, जिसको डिनोट किया जाता है जिस कैलेंडर ईयर में उसकी 30 जून फॉल करती है। तो 30 जून कौन से कैलेंडर ईयर में फॉल कर रही है, 25 में। क्लियर होंगे। अब जरा एक और देख लेते हैं, जरा देखिएगा। 1/7/2021 से 30/6/2022 नाम क्या रखेंगे, कौन से कैलेंडर ईयर में ये लास्ट डेट, 1/1/22 से लेकर 31/12/2022 में ये डेट फॉल कर रही है। ठीक है, तो हम इसको इसका नाम दे देते हैं। क्लियर हो गया। नॉर्मल टैक्स ईयर, कैलेंडर टैक्स ईयर, आए पढ़ते हैं। पहला टॉपिक हमारा कौन सा, टैक्स ईयर। सबसे पहले नीचे लिखा हुआ है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर जरा देखिएगा, सबको नजर आ रहा है बेटा। कैलेंडर ईयर पीरियड ऑफ 12 मंथ एंड ऑन 31 दिसंबर, ये कैलेंडर ईयर। ठीक है, ओके। लेकिन इसको ये ब्रैकेट में लिखा गया, इसका मतलब है सिलेबस का पार्ट ये नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए। सिलेबस का पार्ट है जो खुला फिर रहा है, ये वाला। नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। हाँ ठीक है। एंडिंग कब होती है उसकी, 30th ऑफ जून। डिनोट क्या नाम कैसे रखते हैं, द कैलेंडर ईयर इन विच, कौन से वाले नाम रखते हैं, किस पे, कैलेंडर ईयर पे, जिसमें 1 जुलाई आती है, पहला दिन आता है उसका, नहीं 30 जून जिसमें फॉल करता है, तो उससे उसका नाम रख लिया जाएगा। ओके। नॉर्मल टैक्स ईयर 12 महीने का पीरियड। नाम कैसे रखते हैं भाई, नाम कैसे रखते हैं, जिसमें ये 30 जून फॉल करती है जिस कैलेंडर ईयर में, और ये किस में फॉल कर रही है, 2025 में, तो हम इसको नाम दे देंगे किसका, 2025 का। क्लियर है, ये तो आसान था। अब है स्पेशल टैक्स ईयर, आए जरा उसको देखते हैं। स्पेशल टैक्स ईयर, ये क्लियर है, ये ओके है, इसको इरेज कर दूं, ओके। ओके, अब है स्पेशल टैक्स ईयर। ये तो नॉर्मल टैक्स ईयर था जो अभी पढ़ा है हमने, अब पढ़ने लगे हैं स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर क्यों हम टैक्स ईयर कर रहे हैं, ये बाद में बातें करेंगे। ठीक है, स्पेशल टैक्स ईयर। अब क्या हो सकता है कि कोई टैक्स ईयर एक कैलेंडर ईयर की बात नहीं हो रही, अब किसकी बात हो रही है, टैक्स ईयर की। एक 25 से स्टार्ट हो और 31/12/2000, कैलेंडर ईयर नहीं है, टैक्स ईयर की बात। कैलेंडर ईयर होता तो हम सीधा सीधा कह देते कौन सा है, ये 25 है। कैलेंडर ईयर की बात नहीं हो रही। अब कौन से वाला है, तीसरा बार। कैलेंडर ईयर हमने पढ़ लिया, हमें पता है वो हमारी जिंदगी में आम इस्तेमाल होता। नॉर्मल टैक्स ईयर आज हमने पढ़ लिया, जिस कैलेंडर ईयर में 30 जून फॉल करे वो क्या है, नॉर्मल टैक्स। अब हम पढ़ने लगे स्पेशल टैक्स ईयर। अब ये कैलेंडर ईयर नहीं है, चौथी दफा कह रहा हूं। अब इसका क्या नाम रखें, अब जरा सुनिए। स्पेशल टैक्स ईयर आल्सो अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। 12 मंथ एंड हो सकता है किसी भी डेट पे, 30 जून के अलावा, क्योंकि 30 जून पे एंड हुआ तो नॉर्मल टैक्स ईयर। 30 जून के अलावा कहीं भी एंड होता है, और इसको नाम रखा जाता है जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में ये फॉल करता है। अब बताइए कौन से वाले नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है, जरा देख लेते हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर मैं शुरू करता हूं, 1/7/24 से लेकर, जरा बताइएगा
वो तो 30/6/25 में खत्म हो गया। ये कौन से वाला है? तो भाई 25 नहीं है, ये नहीं समझ रहे हैं? जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में ये 31 उसकी लास्ट डेट फॉल करेगी। अब देखते हैं आगे, देख 1/7/2025 से लेकर 30/6 कौन से वाला? 2026। अब बताएं, ये वाला यहां कहीं फॉल कर रहा है। तो स्पेशल टैक्स ईयर 12 महीने का पीरियड, नाम कैसे रखा जाता है? जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में वो फॉल करता है। अब बताइए इसकी लास्ट डेट, इसकी लास्ट डेट जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है, इसकी नॉर्मल टैक्स ईयर इसकी लास्ट डेट कौन से वाले नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है? 2026 में, लिहाजा ये 2026 है। क्लियर है? चेंज करते हैं दोबारा से नॉर्मल टैक्स ईयर का पता चल गया, जिस कैलेंडर ईयर में फॉल करेगा। क्लियर हो गया? ये क्लियर है। अब स्पेशल टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर के अलावा कुछ भी हो सकता है। नॉर्मल टैक्स ईयर कब एंड डेट आएगी? 30 जून। 30 जून के अलावा अगर 29 जून को भी कोई हो रहा है तो वो स्पेशल है। 31 मार्च को एंड हो रहा है, वो स्पेशल है। 31 दिसंबर को हो रहा है, 30 सितंबर को हो रहा है, वो स्पेशल टैक्स ईयर। ये समझ आ गई? 12 महीने का पीरियड, 30 जून के अलावा कोई भी लास्ट डेट हो, उसको क्या कहेंगे? स्पेशल टैक्स। ये वाली बात समझे? अब नाम कैसे रखें? जिस कैलेंडर ईयर में उसकी लास्ट डेट फॉल करेगी, कौन से वाले जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में उसकी लास्ट डेट फॉल करेगी। क्लियर? नॉर्मल टैक्स ईयर। तो कौन से वाले नॉर्मल टैक्स ईयर में ये फॉल किया इसने? 26 में। क्लियर है? 26 में। तो इसका नाम हम किस पे रखेंगे? इसी को हम प्रैक्टिस करते हैं। जी मजीद प्रैक्टिस करते हैं, जाके देखते हैं। अब जरा दोबारा से, नॉर्मल टैक्स ईयर 12 महीने का एंड होता है 30 जून को। जिस कैलेंडर ईयर में फॉल करता है उसकी 30 जून, उस पर नाम रख दिया जाता है। अब कैलेंडर ईयर फारिग हो गया, हमें पता चल गया किसका? नॉर्मल टैक्स ईयर। अब याद करें, 1/7 से शुरू होगा, 1 साल की, और अगले साल की 30 जून को खत्म होगा। ये हमें पता चल गया। जैसे ये 1/7/25 को शुरू हुआ, 30/6/26। स्पेशल टैक्स ईयर 12 महीने का पीरियड, 30 जून के अलावा कहीं भी उसकी लास्ट डेट फॉल कर सकती है। 30 जून को होगी तो फिर नॉर्मल बन जाए 12 महीने का। नाम कैसे रखेंगे? जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में उसकी लास्ट डेट फॉल करेगी। अब हम देख लेंगे ये कौन से वाला नॉर्मल टैक्स ईयर है। 1/7/25 से लेकर 30/6/2000। तो इसका नाम रखेंगे 2000। हालांकि 25 को एंड हो रहा है, लेकिन उसका नाम क्या रखेंगे? 26, क्योंकि किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा। ठीक है? सबसे टेक्निकल पॉइंट इस चैप्टर का सबसे पहले। चले हम इसको समझ लेते हैं। जी कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी डेट बता दें। 30 सितंबर एंड कर ले, 30 सितंबर एंड कर ले। आ जाए, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करें हम। 30 सितंबर, 1/10/2024 को शुरू हुआ, अगले साल 30/9/2025 को क्या हुआ? एंड हुआ। चाहे जरा बताए किस 1/7/25 से ले 30/6/2026 इसमें फॉल कर रहा। ठीक है? तो इसका क्या नाम है? हालांकि 30/9/2025 को, लेकिन इसका नाम क्या रखेंगे? अच्छा, इससे आसान कुलिया एक बताऊं। इसके बाद देखिए 30 जून कौन सी आती है। पिछले वाला लिखते हैं दोबारा से, ये बड़ा आसान है। ये तो बुक्स में लिखा हुआ है ना, बड़ा आसान है। इसके बाद देखिए 30 जून कौन सी आती है। पिछला बताएं कौन से वाला है? 1/1/25 लिखा हुआ था। ठीक है? 31। इसके बाद बताएं 30 जून कौन सी आना है? 30/6 किस वाली? 26 वाली। ये जी 26 टैक्स ईयर। इसके बाद बताएं 30 जून कौन सी है? 30/6/26 वाली, 26 टैक्स ईयर। बस ये बात है। उसके बाद जून कौन सा आना है उसमें नाम रख लें। जो अगर 26 का जून है तो 26 नाम रख लें, 21 का जून है 21 नाम रख लें। जी हम इसी प्रैक्टिस को लेके चलते हैं और देखते हैं कि हमारी ये कुलिया सेट क्लियर हो गया। पहला देखें, एक है बाय डेफिनेशन, एक है कुलिया तुक्का।
डेफिनेशन क्या है? स्पेशल टैक्स ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ एंड्स ऑन, ठीक है, एनी डेट एक्सेप्ट 30/6 यानी 30 जून के अलावा। डिनोट किसके किया जाता है? जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में वो क्या करता है, फॉल करता है, उसका नाम रख दिया। कुलिया क्या है इसको? देखिए इस जो उसकी लास्ट डेट है उसके बाद जून कौन सा आना है। अगर वो 26 का जून है तो 26 पे नाम रख लें, अगर वो 21 का जून है 21 का नाम रख लें। देखें हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं हमारा कुलिया सही बैठता है या नहीं बैठता। हाँ जी, मैं शुरू करता हूं 28 नहीं 1/3/2021, 1 मार्च 2021 को शुरू हुआ, ठीक है, और कब खत्म हो रहा है? यूं करते हैं जैसे हम कह रहे हैं 28/22। पहला कौन से ईयर में फॉल कर रहा? वैसे 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 जैसे बाय डेफिनेशन 1/7/21 से लेकर 22 टैक्स ईयर 2022। अगर वैसे ना पता करें तो इसके बाद जून कौन सा आना है? क्लियर है? अब हो जाएगा। कोई डेट सोचें और मुझे बता दें, ठीक है, कोई डेट सोचें और मुझे बता दें सर फलान जगह से शुरू करें फलान जगह पे, तो इंशाल्लाह हमारा ये कुलिया सेट रहेगा। बोले हम शुरू करते हैं अगस्त से, ठीक है, अगस्त के 1 अगस्त से 31 जुलाई पे खत्म कर दें, ठीक है, कुछ भी कर लें कोई मसला नहीं। दिसंबर वाला हम कर चुके हैं, ठीक है, और जो है अक्टूबर वाला हम कर चुके हैं, यूजुअली ये होते हैं स्पेशल टैक्स ईयर, ठीक है। हम मार्च से शुरू कर चुके हैं, हम कोई करते हैं जैसे हम जो है मई से स्टार्ट हो, मई से स्टार्ट कर लें, ठीक है। लें जी 1/5/2024, ठीक है, यहां से शुरू हुआ, कब खत्म होगा? अब अप्रैल में खत्म होगा ना, आखिर मई से शुरू 30 देख रहे, इसके बाद 30 जून 25 वैसे भी ये कौन से वाले ईयर में फॉल कर रहा है? 1/7/24 से लेकर, ठीक है, 30/6/2025। जी बोले। जैसे कर ले 31/5 से नहीं मतलब महीना भी आप वो करना चाहते हैं, ओके 31/5/2024। तो कब खत्म करें आप बताएं? 12 महीने अब आपने पूरे करने हैं, ये चवल आप मार बैठे। तो 30/5/25। अब देखें इसके बाद जून, आसान हो गया। इसके बाद देख लें 30 जून कौन सा है, तो जहां मर्जी 15 मार्च से शुरू करा दे, मेरा क्या, मेरे कौन से पैसे लगे करें 9 मई से ना शुरू चल क्लियर हो गया। लें जी हम पढ़ते हैं स्पेशल टैक्स ईयर। आज स्पेशल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर सबसे टेक्निकल पॉइंट यही है, सबसे पहले लिखा गया। लें जी स्पेशल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर वेयर ए पर्सन इज अलाउड, इसका मतलब है स्पेशल टैक्स ईयर ऐसे नहीं कर सकते, कोई ना कोई हमें इजाजत लेनी पड़ेगी, वरना नॉर्मल टैक्स ईयर है। वेयर स्पेशल टैक्स इज अलाउड टू यूज कौन से वाला? 12 महीने पीरियड डिफरेंट फ्रॉम, इसका मतलब है 30 जून को ईयर एंड नहीं होगा। सच टैक्स ईयर इज कॉल्ड क्या? स्पेशल। 30 जून के अलावा कहीं भी एंड हो रहा हो तो वो क्या बन जाएगा? स्पेशल टैक्स। हाँ ठीक है। एंड शैल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू कौन से वाला? नॉर्मल टैक्स ईयर। तो आप इसको याद इस तरह से करेंगे, शैल बी डिनोटेड टू नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स, ठीक है। क्यों कैलेंडर ईयर क्यों आया? क्योंकि नॉर्मल टैक्स ईयर का नाम रखा जाता है कैलेंडर ईयर पे और स्पेशल टैक्स ईयर का नाम रखा जाता है नॉर्मल टैक्स ईयर पे, इस वजह से कैलेंडर ईयर का जिक्र है। आपने सिर्फ याद करना है, बाकी इसको कहना किस तरह से है? शैल बी डिनोटेड बाय द नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स। क्लियर है? चलिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें। आपके सामने प्राइड प्राइवेट लिमिटेड 1 फेब को 2022 को स्टार्ट हुआ, 31 जनवरी 2023 को खत्म हुआ। नॉर्मल है या स्पेशल? स्पेशल टैक्स ईयर है। इसके बाद जून टैक्स ईयर 2023। क्लियर है? आगे चलते हैं। मिस्टर अतीक 1 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होता है उसका ईयर और खत्म हुआ 30 सितंबर 2024। नॉर्मल है स्पेशल है? स्पेशल। इसके बाद जून 25 का। क्लियर है?
ये निस्बतन आसान है, जून वाला ठीक है। चले फिर कौन से वाला, जियो एसोसिएट 1 जुलाई, ये नॉर्मल है। और कैलेंडर ईयर किस में 30 जून फॉल कर रहा है, 2009 में, ये आसान है। आगे चल, मुश्ताक एंड सन्स अगस्त 1 अगस्त 2008 से 30 जुलाई 2009। इसके बाद ये तो एक तो ये स्पेशल है, तो जुलाई के बाद अगला जून 2010 में आएगा। क्लियर है, 2010, ठीक है, ओके। AHG फ्लेवर्स लिमिटेड कितना, जुलाई 2010 30 जून 2000, ये तो नॉर्मल है, यहां तक क्लियर, ओके। चल यहां तो हमें समझ आ गया। अब जरा सुनिएगा, इस सारे प्रोसेस को, टैक्सेस को जो रेगुलेट कर रहे हैं, खास तौर पर इनकम टैक्स, ठीक है, वो एक फेडरल टैक्स है। इनकम टैक्स बेटा एक फेडरल टैक्स, फेडरल टैक्स। इसका मतलब प्रोविंशियल टैक्स भी होते हैं, यस प्रोविंशियल टैक्स होते हैं, लेकिन ये इनकम टैक्स कौन से वाला है, फेडरल। उन्होंने एक बोर्ड बना दिया जो इसको देखते हैं, एक इदारा है, उसको कहते हैं FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो या तो FBR लिखा होगा या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यूजुअली बोर्ड लिखते हैं, यूजुअली इसको क्या लिखते हैं, बोर्ड। बोर्ड जाहिर एक इदारा है, वो खुद तो काम नहीं कर सकता, उसने आगे ऑफिसर रखे हुए, ठीक है। सबसे बड़ा जो इसका ऑफिसर होता है वो है चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर से नीचे होता है कमिश्नर। कमिश्नर, कमिश्नर ये हर बड़े शहर में एक होता है, और जो बहुत बड़े शहर हैं लाइक लाहौर, तो उसमें फिर जोन बना देते हैं, हर जोन का एक कमिश्नर होता है, ठीक है। तो बड़े शहर में 8-10 कमिश्नर भी हो सकते हैं, जैसे लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, ठीक है, कराची में सबसे ज्यादा है, फिर लाहौर में एंड सो ऑन। कमिश्नर को असिस्ट करने वाले कुछ ऑफिसर होते हैं, ठीक है, वो है असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है, वो है डेप्यूटी कमिश्नर, ठीक है, ये CSS ऑफिसर होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर से आते हैं। फिर इसी तरह से उसका चार्ज कुछ दिन के लिए किसी को दिया जाए तो उसको कहते हैं एडिशनल कमिश्नर। हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे कहीं एक जगह पे इनकी डिटेल दी गई है। और इसी तरह से बस, ठीक है, ये 3 बंदे होते हैं मेनली। फिर इन सब को असिस्ट करने के लिए नीचे होते हैं, जैसे ऑडिटर हैं, ठीक है, इंस्पेक्टर हैं एंड सो ऑन। फिर डिस्ट्रिक्ट जो है रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, वो सारे, ठीक है। यूजुअली इस सारे को, FBR को और बाकी सबको मिला के कहा जाता है इनलैंड रेवेन्यू, इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है, ये सारे सिस्टम को। और जो इदारा चलाता है उसको क्या कहते हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब ज्यादातर इसमें इख्तियारात कमिश्नर के पास होते हैं, लेकिन जो बड़े लेवल के इख्तियार होते हैं वो होते हैं बोर्ड के पास। बोर्ड, बोर्ड तो ज़ाहिर बड़ी अथॉरिटी है ना, बोर्ड ने को पॉइंट का है, लेकिन नीचे असल में काम करना है किसने, कमिश्नर। तो कहीं पे जिक्र होगा कमिश्नर का, कहीं पे जिक्र होगा बोर्ड का। यहां तक क्लियर। बोर्ड एक बड़ी अथॉरिटी है, लेकिन हर जगह पे वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता। इस तरह से चीफ कमिश्नर एक बड़ी अथॉरिटी है, लेकिन वो 1-2 होते हैं, लिहाजा वो, ठीक है, दरमियान में कुछ मेंबर भी होते हैं, लेकिन हम उनका जिक्र नहीं कर। तो कमिश्नर, अगर किसी सिंगल बंदे का मामला हो, से राइज कॉलेज का, सिंगल बंदा, सिंगल इंस्टीट्यूट, सिंगल कंपनी, किसी एक का होगा, तो वो कमिश्नर के पास जाएगा। इसको कहते हैं, अच्छा दरमियान में एक बात आ गई, पर्सन, बंदा मैंने कहा था। तो पर्सन आज से आगे 3 तरह के हैं। कोई इंडिविजुअल है, वो भी पर्सन है,
कोई एओपी यानी पार्टनरशिप है तो वो भी पर्सन है, और कोई कंपनी है वो भी पर्सन है। तो आइंदा आपकी पर्सन की डेफिनेशन चेंज हो गई। अगर किसी पर्सन का मामला है तो वो किसके पास अप्लाई करता है? कमिश्नर। और अगर किसी पर्सन का टैक्स ईयर नॉर्मल से स्पेशल करना है या स्पेशल से नॉर्मल करना है तो कौन करेगा? कमिश्नर। ये वाली बात समझ आ? ठीक है। लेकिन अगर सारे सीए के कॉलेज को कोई प्रॉब्लम है तो वो बोर्ड के पास जाए, क्योंकि कुछ कॉलेज इस्लामाबाद में है, वो इस कमिश्नर की ज्यूरिसडिक्शन से निकल गए। जो कराची वाले हैं वो कोई और कमिश्नर है, ज्यादा कमिश्नर इन्वॉल्व है, लिहाजा ये मामला किसके पास चला जाए? बोर्ड। अब ये सारे सीए के कॉलेज कहलाते हैं क्लास ऑफ पर्सन। तो जब क्लास ऑफ पर्सन का मामला, जैसे किसी एक शुगर, जेडीडब्ल्यू शुगर मिल कह सकते हैं, मैंने ऑर्डर किया हुआ तो फौरन जुबान पे आ गया, जेडीडब्ल्यू शुगर मिल, उसका मसला है तो वो अपने रेलिवेंट कमिश्नर। लेकिन सारे पाकिस्तान में शुगर मिलों का कोई मसला है तो वो बोर्ड करेगा। ये वाली बात समझे? अब बोर्ड जितनी भी कॉरिस्पॉन्डेंस है मुंह उठा के नहीं कही जाती, लिख के दिया जाता है। हम एप्लीकेशन, अगर एक का मसला राइज, वो कमिश्नर को एप्लीकेशन देगा, सर मेरा नॉर्मल से स्पेशल में कर दें या स्पेशल से नॉर्मल में कर दें। यहां तक क्लियर? लेकिन अगर सारे कॉलेजेस का मसला है तो वो मिल के एप्लीकेशन देंगे किसको? बोर्ड को। ठीक है। जब कमिश्नर कहेगा ये यूं कर लो, मैंने तुम्हारी बात मान ली है, तो वो ऑर्डर इशू करेगा। कमिश्नर की तरफ से क्या आता है? ऑर्डर आता है। सिंगल बंदा, बंदे से पर्सन, पर्सन से मुराद इंडिविजुअल, एओपी कंपनी है सिंगल, कमिश्नर के पास जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, और वो जो इशू करेगा उसका नाम होगा ऑर्डर। कमिश्नर ऑर्डर इशू करता है। और जो बोर्ड है वो सिंगल बंदे का मसला नहीं हल करता, वो क्लास ऑफ पर्सन का मसला हल करता। ठीक है यार, ये एसी जल्दी चला लिया करें, ठीक, इनसे पहले। ठीक है। क्लास ऑफ पर्सन का कल कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम, क्लास ऑफ पर्सन का मसला है तो बोर्ड के पास जाएंगे, वो भी एप्लीकेशन देंगे, लेकिन बोर्ड जो करेगा वो होगा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन, ऑर्डर और नोटिफिकेशन में क्या फर्क है? ऑर्डर से कानून नहीं बनता जस्ट उस बंदे के लिए, लेकिन जो नोटिफिकेशन है वो सारी शुगर मिलों के लिए, वो सारे सीए के कॉलेजेस के लिए। उसको कहते हैं नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। स्पेलिंग यहां पे लिखे हैं, वहां से पढ़ लीजिए। ऑफिशियल गैजेट। तो जब बोर्ड कोई देता है बात तो वो कानून बन जाता है। नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, ये वाली बात समझ आ गई? ठीक है। तो अब किसी सिंगल बंदे का मसला कमिश्नर, सारी किसी क्लास का मसला बोर्ड के पास। ठीक है। बोर्ड इसी तरह से, अब जैसे शुगर मिल, शुगर मिल सारा साल बंद रहेंगी, सिर्फ सर्दियों में चलेंगी। सर्दियों में जब गन्ने का सीजन आएगा फिर बंद। उस दौरान उसे कहेंगे भी तुम्हारा ईयर एंड हो गया, अब रिटर्न फाइल करो, अपना हिसाब किताब दो। यानी कि टैक्स ईयर का मसला यही होता है, पूरे साल का होता है, 12 महीने का पीरियड, और हिसाब देना होता है। हम 12 महीने में क्या कमाया उस पर टैक्स देना है ना। असल मसला आपके ईयर गए भाड़ में, उसको कुछ नहीं लेना देना, उसको तो आपके साल की कमाई से गर्ज है ताकि आपकी कमाई पे लगा सके टैक्स। इसलिए ये सारा नॉर्मल टैक्स, स्पेशल टैक्स ईयर, ये सारे चल रहे हैं। वो कहेंगे भी तुम्हारा नॉर्मल टैक्स ईयर खत्म हो गया 30 जून को, तो तुम 2-3 महीने देते हैं, सितंबर अक्टूबर में कहेंगे उसको रिटर्न फाइल करो। और सर जी मेरा तो सीजन स्टार्ट होने वाला है, सारा साल मेरे एम्प्लाई वेले बैठे रहे, ज़ाहिर शुगर मिल नहीं चल रही तो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के काम आए, सारा साल मैं अपने जो एम्प्लॉइज को तनख्वाहें देता रहा, अब उनसे कमाने का टाइम आया तो आप क्या कहते हैं? रिटर्न फाइल करो। ठीक है। तो भाई मेरा जो टैक्स ईयर है वो चेंज कर दो, नॉर्मल से क्या कर दो? स्पेशल। तो बोर्ड ने कुछ क्लास ऑफ पर्सन की, जैसे राइस एक्सपोर्टर हैं, जैसे शुगर मिल्स हैं, क्लास ऑफ पर्सन की नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट दे के उनका ईयर क्या कर दिया है? चेंज कर दिया, स्पेशल टैक्स ईयर कर दिया। क्लियर हो गया? तो जैसे शुगर मिल वालों की जरूरत इस तरह, बैंकिंग कंपनी वालों को चेंज कर दिया एंड सो ऑन। ये वाली बात समझे? अब आते हैं किसके पास?
नॉर्मल वाले, सॉरी कमिश्नर वाले बात, किसी बंदे को अगर चाहता है मेरा नॉर्मल से स्पेशल हो जाए और स्पेशल से नॉर्मल हो जाए, कमिश्नर को एप्लीकेशन दे, बोर्ड को, कमिश्नर को, किसी सिंगल बंदे का मसला है ना तो कमिश्नर को दे ना, कमिश्नर को, और उसमें शो करे अपनी कंपेलिंग नीड। कंपेलिंग नीड जैसे एक ही शुगर मिल है, ठीक है, वो बता सकते हैं हमारा। इसी तरह से एक कंपनी है नेस्ले पाकिस्तान, एक कंपनी है नेस्ले स्विट्जरलैंड, उनका ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को, तो वो आ जाए, वो कहते हैं सर जी एक तो मुझे आपके लिए 12 महीने के अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, फिर मुझे अपनी जो पेरेंट कंपनी है जो स्विट्जरलैंड वाली है उसके लिए अलग से बनाने पड़ते हैं, तो सर ऐसा करें मेरी 31 दिसंबर कर दें ताकि मुझे एक ही दफा काम करना पड़े। ये कंपेलिंग नीड है, ठीक है सर। ये हमारा बड़ा टाइम पीक का टाइम होता है जिस टाइम आप कहते हैं ईयर एंड हो गया, आप रिटर्न फाइल करो, तो मेरा कोई भी कंपेलिंग नीड शो करे। तो जो बंदा नॉर्मल से स्पेशल में जाना चाहता है या स्पेशल से नॉर्मल में जाना चाहता है, ठीक है, वो कमिश्नर को क्या करे, एप्लीकेशन लिखे और उसमें क्या शो करे, कंपेलिंग नीड। क्लियर हो गया। कमिश्नर 2-3 शर्तें हैं वो पूरी करा के, ठीक है, उसका नॉर्मल से स्पेशल और स्पेशल से नॉर्मल में कन्वर्ट कर देगा। जो वो पेपर लिख के देगा कमिश्नर, उसको ऑर्डर कहेंगे। चले आए पढ़ते हैं, क्योंकि गर्मी है, बस जल्दी हम पढ़ते हैं और इसके बाद इसको यहीं पे क्लोज कर दें। आज कल फिर कोशिश करेंगे कि कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, डर क्यों गया यार, बम तो नहीं फटा। लें जी, आज बोर्ड हैज द अथॉरिटी टू चेंज द टैक्स ईयर ऑफ पर्टिकुलर क्लास ऑफ टैक्स पेयर। समझ गए, बोर्ड है तो क्लास ऑफ टैक्स पेयर, फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल एंड फ्रॉम स्पेशल टू। तो बोर्ड चाहे तो किसी बंदे का नहीं, क्लास ऑफ पर्सन की स्पेशल टू नॉर्मल भी कर सकते हैं और नॉर्मल टू स्पेशल भी कर, बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। क्लियर हो गया ये, ओके। वो कहते हैं कुछ वो कर भी चुका है, फॉर एग्जांपल फॉलोइंग स्पेशल टैक्स ईयर स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, इधर लिखा हुआ है क्लास ऑफ पर्सन, इधर उनका स्पेशल टैक्स ईयर। जैसे जितनी भी शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, मैंने आपको बताया, तो उनका क्या कर दिया उन्होंने, 30 सितंबर कर दिया उनका ईयर एंड। 1 अक्टूबर से शुरू होगा और कब खत्म होगा, 30 सितंबर को, ठीक है। और नाम कैसे रखा जाएगा, इधर हमें बताएगा 24 है, 22 है, 23 है, हम नाम रख लेंगे। फिर कौन से, ऑल पर्सन एक्सपोर्टिंग राइस, जितने भी पर्सन से क्या मुराद है, एक अकेला बंदा नहीं, इंडिविजुअल भी है और कंपनी भी है, एओपी यानी पार्टनरशिप भी है। क्लियर हो गया। तो इधर पर्सन से क्या मुराद है, वो इंडिविजुअल, इधर कंपनी से लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है, फर्क समझे, ये सिर्फ कंपनी है और इसमें कंपनी भी हो सकती है, जो है ये राइस एक्सपोर्टर, ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये एओपी भी, एओपी मतलब पार्टनरशिप। चले, ऑल बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी की बात हो रही, ठीक है। तो ये जो राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं 31 दिसंबर होगी, और जो बैंक भी है इनका ईयर एंड कब होगा, 31। नहीं जी, बोर्ड का मामला तो खत्म हुआ। अब जरा आते हैं, अच्छा 3 में लिखा हुआ है, 3 में लिखा हुआ है कि कौन से वाला, अगर वो क्या करना चाहता है, अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर, ठीक है। और ये क्या है, वो क्या करना चाहता है, नॉर्मल, ये अदर देन नॉर्मल, ठीक है। और इधर क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल, ये एक ही बात है। एक बंदा स्पेशल से नॉर्मल में जा रहा है और एक बंदा नॉर्मल से, दोनों एक ही बात है, ठीक है। हम पढ़ते हैं जरा, आप पर्सन, एक बंदा या क्लास ऑफ पर्सन, एक और पर्सन से आपको मुराद है 3, ठीक है। इंडिविजुअल हो सकता है, कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक कंपनी, कोई एक एओपी, ओके। आप पर्सन में अप्लाई, चाहे तो कर सकता है, इन राइटिंग यानी लिख के ना, जबानी नहीं, टू द कमिश्नर। एक कंपनी है, एक इंडिविजुअल है या एक एओपी है, तो किसके पास जाएगा, कमिश्नर के पास। हाँ हमें पहले पता है। फिर कौन से वाला, टू यूज कितना, 12 महीने, फिर अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर एज स्पेशल टैक्स ईयर। भाई मेरा नॉर्मल टैक्स ईयर है, इसको किसमें कन्वर्ट कर दे, स्पेशल टैक्स। ये वाली बात समझ आती है। कमिश्नर में अलाउ हिम, लाजमी नहीं है। मे का मतलब होता है अगर शेल लिखा हो तो लाजमी, मे लिखा हो तो मर्जी है, बंदे की मर्जी है, एप्लीकेशन दे ना दे, नॉर्मल टैक्स यूज करता तो करता रहे, चाहे तो स्पेशल टैक्स ईयर के लिए अप्लाई कर सकता है। इसी तरह से जब उसने अप्लाई किया तो कमिश्नर पे भी लाजमी नहीं है कि उसको इजाजत दे दे, कभी हां कर देते, कभी ना कर देते, ओके। द ऑर्डर, ऑर्डर समझ गए ना, ऊपर नोटिफिकेशन था, यहां पे ऑर्डर, विल बी पास्ड बाय द कमिश्नर इफ द कंडीशन, ये 5वें पॉइंट में जो कंडीशन है वो फुलफिल कर दे, और वो कंडीशन है कंपेलिंग नीड।
था ना, बताया ना, कंपेलिंग नीड शो कर दे तो हम आपको कर देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर अ पर्सन यूजिंग कौन से वाला, स्पेशल टैक्सी। ऊपर वाला नॉर्मल यूज कर रहा तो स्पेशल में जाना चाहता था, ये कौन सी वाला है, स्पेशल यूज कर ले। मे अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर टू अलाउ हिम टू यूज कौन से वाला, नॉर्मल टैक्सी। ये मेरा स्पेशल टैक्सी है, उसको क्या कर दे, नॉर्मल। जैसे ऊपर राइस एक्सपोर्टर है, उनके लिए उन्होंने क्या रखा हुआ है, स्पेशल टैक्स यार, वो चाहे तो किस में आ सकते हैं, नॉर्मल में। ओके, यहां तक ओके। कमिश्नर में अलाउ हिम, कमिश्नर चाहे तो उसको अलाउ कर सकता है, लेकिन कब, ऑर्डर कब पास करेगा, जब उसको क्या, पॉइंट नंबर 5 वाली करेगा। पॉइंट नंबर 5 में पढ़ते हैं, द कमिश्नर शैल ग्रांट द परमिशन टू चेंज फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल एंड ओनली इफ द पर्सन हैज शोज कंपेलिंग नीड। मुझे जरूरत है, वो लिखेगा, ये जरूरी है। जैसे वो मैंने आपको नेस्ले वाली बात बताई कि सर जी मेरा डियर एंड उनका और होता है, हमारा और होता है, तो मैं तो तंग आ गया। द कमिश्नर मे इम्पोज कंडीशन वाइल ग्रांटिंग द परमिशन। मुझे ऑडिटेड अकाउंट्स ला के दो, मुझे अपनी इनवाइसेस दो, मुझे अपने जो है लेजर दो, मुझे आप फला, कोई भी कंडीशन और भी लगा सकता है। एक कंडीशन जरूरी है, वो है कंपेलिंग नीड। ठीक हो गया, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। चलिए, जज़ाकल्लाह।